Assalamu alaikum. This is Zahra Aswad, and today I'm going to present the chapter one of accounting. तो जो chapter one का जो सबसे पहले जो टाइटल है वो है इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है डिसीजन मेकिंग, इसमें हम ये सारी चीज़ें जो है वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पहली स्लाइड है उसका जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आई मीन्स टू एन एंड। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह एंड का जो है वो मीन है। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो अकाउंटिंग है वो किसी भी प्रोसेस का एंड नहीं होता। ठीक है, बल्कि जो अकाउंटिंग है वो किसी भी प्रोसेस का एंड नहीं होता यूजुअली, बल्कि वो एक मीन होता है कि प्रोसेस को किस तरह से एंड किया जाए। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि जब हम अकाउंटिंग का नाम लेते हैं तो उसमें बेसिकली ये कि हमारे दिमाग में आता है कि अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि सिर्फ प्रोफेशनल्स जो हैं तो उसको प्रैक्टिस करते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ रॉन्ग, दिस कंसेप्ट इज़ रॉन्ग। अकाउंटिंग आजकल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है कि उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसमें हमें लॉस करना है, लॉस हो रहा है या ऑलरेडी कोई ऐसी चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, कि उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसमें हमारा अकाउंटिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस एक ऐसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं कि जो कि डिसीजन मेकर जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और डिफरेंट जो स्पेसिफिक एक्शन है उसको कैरी आउट करने के लिए, जो कि अपर हैंड अथॉरिटी जो है उसको यूज़ करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है वो एक मीन है कि किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इन आर इजीली डेली लाइफ में जो है डेली लाइफ में। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है जो बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है। एक हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग आ जाती है, एक हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाती है, एक हमारे पास टैक्स अकाउंटिंग आ जाती है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिस तरह उसके नाम से जाहिर है कि भाई वो फाइनेंशियल है, तो वो एक फाइनेंशियल पोजीशन डिक्लेयर करती है, एनालाइज करती है फर्म की या कंपनी की कि वो किस तरफ जा रही है, इट इज गोइंग ऑन द राइट वे, इट इज गोइंग ऑन द रॉन्ग वे, हमें उससे कोई सरप्लस मिल रहा है या नहीं, हमें उससे कोई लॉस मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है उसके ज़रिए से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं और दूसरा जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं, सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसने करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा आपको इससे पता लग सकता है। दूसरा ये बात इसमें ये है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है कि उनको ये चीज़ पता लग जाती है कि भाई कंपनी में कहाँ पे जो है रिसोर्सेज कम है, कहाँ पे लगाना है या कहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है उस जगह को ठीक करना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती है। फिर उसके आपके पास आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ये एज इट नेम इंडिकेट्स के इट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के साथ किस तरह रिलेट करती है कि सारी मैनेजरियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि मैनेजर्स को चाहिए होती है कि उनके की कंपनी की डेली इंफॉर्मेशन, डेली ऑपरेशंस और वो सब कुछ कि कंपनी के अंदर चल रहा है। ठीक है, मतलब कि इंटरनल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, वो सारा उसको ओवरव्यू करे, उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखे कि आइदर इट इज गोइंग स्मूथ और नॉट। ये काम जो होता है ये होता है मैनेजमेंट अकाउंट का, ये चीज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, और ये कौन यूज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को? ज्यादातर ये मैनेजर यूज करते हैं। ठीक है, कि वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सके, कंपनी के ओवरऑल गोल्स को एवेलुएट कर सके। ठीक है, और सारी जो डेली ऑपरेशंस है उसको एवेल्युएट कर सके। फिर आपके पास आ जाता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सारा जो काम होता है वो आपका होता है लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ। ठीक है, कि आपने किस तरह लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ चलना है, और ये आपको ये चीज़ बताता है कि आफ्टर अ सर्टेन कि आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, आपने ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है कंपनी के लिए। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए सक्सेसफुल होता है, ये किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है? कंपनी के सक्सेसफुल ऑपरेशंस को रन करने के लिए इट इज़ वेरी यूज़फुल। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग सिस्टम्स। अकाउंटिंग सिस्टम्स, व्हाट आर अकाउंटिंग सिस्टम्स? अकाउंटिंग सिस्टम की टोटली डिपेंडेंस होती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर, और वो सारी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह के हम देखते हैं कि एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, एक बहुत बड़ी कंपनी में हमारे पास बहुत ज़्यादा
ट्रेन स्टाफ होता है, हमारे पास जो है एडवांस कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे पास अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, ऑथेंटिक अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, डेली बेसिस पे आ रही होती है, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर आप एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को देखें, उसको लें, तो आपके पास हार्डली 2-3 चीज़ें उनके पास पड़ी हुई होती है। एक चेकबुक पड़ा होता है, एक रजिस्टर और एक मतलब कि इनकम स्टेटमेंट या जो भी बैलेंस शीट या एनुअल जो चीज़ें होती है छोटी मोटी वो पड़ी हुई होती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होली सोली उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी प्रोसीजर्स इन सब चीज़ों के ऊपर वो रिलाई करती है। फिर अकाउंटिंग सिस्टम में ये इधर एक ग्राफ है तो उसमें मतलब एक डायग्राम से बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें 3 चीज़ें हैं। इसमें इंफॉर्मेशन यूजर्स हैं, इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और इसमें डिसीजन सपोर्टेड है। तो इन्वेस्टर यूजर में सारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स, ओनर्स, कस्टमर्स मतलब ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये यूजर्स होता है। और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो किस चीज़ से आपको आती है, वो आपको आती है प्रॉफिटेबिलिटी से, फाइनेंशियल पोजीशन से, कैश फ्लो से, वही जो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की। और इंफॉर्मेशन को कौन सपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन एवेल्यूएशन स्टॉक और मतलब ये सारा जो है वो पिछली स्लाइड से रिलेट कर रहा है। फिर आपके पास एक और चीज़ आती है, वो आपके पास आती है बेसिक फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग। बेसिक फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग क्या होती है? बेसिकली जो अकाउंटिंग होती है उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उनको एनालाइज करना है, उनको इंटरप्रीट करना है, ठीक है, उनको उनको जो है वो राइट डाउन करना है, ठीक है, ये होता है। फिर दूसरा हमारे पास ये होता है कि जो सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको डिसीजन मेकर्स तक पहुंचाना, इंटरैक्ट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना। और दूसरा है कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो है तो आपके पास जैसे कि पहले भी हमने ये बात डिस्कस की, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रेंड स्टाफ और ये एडवांस कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब दे हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो वहाँ पे हमारे पास ये होनी चाहिए कि हमें इस चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए। हमारे पास एक ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक चीज़ है तो उसको हमें यूज़ कैसे करनी है। दूसरा हमारे पास एक और फंक्शन इसका ये आ जाता है कि जितने भी जो सिमिलर ट्रांज़ैक्शंस होते हैं उसको इसके इफ़ेक्ट्स को आप क्लासिफ़ाई करें और फिर उसी के बेस के ऊपर जो है वो आप टोटल जो सब टोटल्स को जो है वो प्रेडिक्ट कर सकें। फिर हमारे पास आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल बेसिकली होता है क्या? इंटरनल कंट्रोल वो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है, ऑथेंटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आइदर इट इज प्रोड्यूसिंग और नॉट, ठीक है, और जो उसकी ऑथेंटिक फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है और जो गवर्नमेंट के लॉज और रेगुलेशंस है उससे जो है तो वो करती है, रिलेट करती है या नहीं करती, ठीक है, कंप्लाई करती है या नहीं करती। इसके जो है वो 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। पहले जो है हमारे पास कंट्रोल एनवायरनमेंट है, दूसरा हमारे पास कंट्रोल एक्टिविटीज है, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, मॉनिटरिंग है। ये इसके 5 मेन कंपोनेंट्स है। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है? कंट्रोल एनवायरनमेंट में बेसिकली हम जो है कंपनी के प्रोसीजर्स पे हायरिंग और ट्रेनिंग के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर, इसकी एथिकल वैल्यूज के ऊपर, यानी कि बेसिकली कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना, ठीक है, वो दैट रेफर्स टू कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है रिस्क एनवायरनमेंट। रिस्क एनवायरनमेंट, व्हाट इज रिस्क एनवायरनमेंट? रिस्क एनवायरनमेंट जैसा कि नाम से जाहिर है कि कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी पोटेंशियल रिस्क हैं या उसके इर्द गिर्द जितनी भी थ्रेट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है, फिर उसको मैनेज करना, दैट इज नोन एज रिस्क असेसमेंट, ठीक है। फिर आपके पास आ जाए, हमारे पास आ जाती है कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब कि रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को जो है वो मतलब जब रिस्क की असेसमेंट हो जाती है तो उसके बाद जो है जो मैनेजमेंट एडवाइस करती है उस चीज़ से वो रिलेट करती है। फिर उसके बाद आपके पास हमारे पास आता है इंटीग्रिटी और नहीं, हमारे पास आता है कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। तो कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग में क्या होता है? वहाँ पे सारी इंटरनल और एक्सटर्नल हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैप्चर हो जाती है और फिर उसको मॉनिटर करते हैं इन ऑर्डर टू इनेबल द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? हमारे पास होते हैं ऑनर्स, होते हैं क्रेडिटर्स, होते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो कि हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, जो लेबर यूनियंस होते हैं वो होते हैं। each of these group decision maker require information to make a decision about the reporting of the price.
और उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होती है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के? इस चीज़ में, इस पैराग्राफ में हमारे पास तीन चीज़ें डिस्कस की हुई थी। एक हमारे पास था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीज़ को बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी का और पोजीशन ऑफ बिजनेस का। ठीक है, कि एक इंटरप्राइज जो है वो उसमें क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जो बैलेंस शीट है वो ये दिखाती है कि कंपनी प्रॉफिट पे जा रही है, लॉस पे जा रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट क्या है। दूसरा फिर आपके पास, तीसरा अब हमारे पास आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमें कंपनी की डिटेल्स और उसकी रिजल्ट्स दिखाती है कि प्रॉफिट रिलेटेड उसकी क्या एक्टिविटीज रही हैं या लॉस रिलेटेड उसकी क्या एक्टिविटीज रही हैं। उसकी सारी जो कंपनी की डिटेल्स होती है वो दिखाती है। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या होता है कि अम, जितना भी कैश इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसकी डिटेल्स हमें वो दिखा रही होती है। फिर हमारे पास आता है इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? हमारे पास होते हैं सारे हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो आ जाते हैं, फिर हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाता है, फिर सीईओ हमारा, सीएफओ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे आ जाते हैं। फिर फिर एक और जो सबसे लास्ट स्लाइड है वो ये, उसका टाइटल ये है कि इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंटीग्रेट जो इंटीग्रिटी है उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ किस तरह रिलेट किया जा सकता है। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है अनब्रोकन, अनइम्पेयर्ड। ठीक है, मतलब कि जो कि बिल्कुल कंप्लीट होता है, जिसको बिल्कुल रिपेयरिंग की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, और इसको अकाउंटिंग के साथ रिलेट करने के लिए इसमें वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर ही इंडिविजुअल्स रिलाई कर रहे होते हैं डिफरेंट डिसीजंस बनाने के लिए। हमारी जो अथॉरिटी है वो रिलाई कर रही होती है डिफरेंट डिसीजंस बनाने के लिए। तो इसमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जो है हम जो है वो इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग जो है उसको किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, तो उसको हम तीन तरह से एनहांस कर सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है। फर्स्ट जो है वो है इंस्टीट्यूशनल फीचर्स। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग जो है उसमें इंक्लूडेड है। एसईसी इसमें इंक्लूडेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बोर्ड, स्टैंडर्ड बोर्ड दैट एड सिग्निफिकेंस टू इंटीग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा हमारे पास है प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी इंटीग्रिटी को एनहांस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और फाइनल जो है वो हमारे पास है पर्सनल कॉम्पिटेंस, यानी कि हमारी जो अपनी कॉम्पिटेंस होती है, हमारी जजमेंट और हमारा एथिकल बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनहांस करता है इंटीग्रिटी को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ अकाउंटिंग। और अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी चैप्टर नंबर सेकंड का।